आप सुन रहे हैं कातिल रात की कातिल हसीना का पार्ट 15। अब आगे। मैं तुरंत वहीं पर रखे हुए एक बड़े से टैंक के पीछे अपने हाथ में पिस्तौल थामे खड़ा हो गया, क्योंकि मुझे पता था सबसे पहले उनके कदम कप्तान साहब के केबिन में जाकर ही रुकेंगे। वे पांचों लोग इस वक्त मेरी आंखों के आगे से गुजर रहे थे। मुझे पता था कि महज 5 मिनट के बाद ये सभी इसी जगह पर मुझे कुत्ते की तरह ढूंढेंगे, लेकिन मैं अभी यहाँ कोई खून खराबा नहीं चाहता था। इसलिए उनके मेरी नज़रों से ओझल होते ही मैं सीढ़ियों की तरफ अपनी दौड़ लगा दी। इस वक्त मैं दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ ही उस पूरे तल पर गूंज रही थी, और अभी मैंने सीढ़ियों पर कदम रखा ही था कि मुझे उन पांचों लोगों की दौड़ने की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी थी। लेकिन अब तब तक दूसरी मंजिल की सीढ़ियों पर कदम रख चुके थे। वैसे भी अब मुझे ढूंढने के लिए कामरन की पूरी फौज को मेरी तलाश में लगा जाना चाहिए था, लेकिन मेरी तरफ से कामरन कुछ ज़्यादा ही बेफिक्र नज़र आ रहा था। मैं दौड़ते हुए वापस चौथी मंजिल पर पहुंच चुका था। चौथी मंजिल पर पहुंचकर मेरा एक बार तो चारू को फिर देखना बनता था। मुझे पूरा यकीन था कि चारू अब उस केबिन में नहीं हो सकती थी, लेकिन सिर्फ ख्यालों पर यकीन करना मेरी फितरत में शामिल नहीं है, बल्कि मैं आंखों देखी पर यकीन करने वाला बंदा हूँ। लेकिन मैं कभी कभी आंखों देखी पर भी यकीन नहीं करता हूँ। आप भी कहोगे कि कैसा अहमक इंसान है, फिर ये यकीन किस बात पर करता है? चलिए इसका जवाब मैं आपको दे ही देता हूँ। आपका ये सेवक सिर्फ खुद पर यकीन करता है। मैं इस वक्त उस गलियारे में प्रवेश कर चुका था। मैंने उस केबिन के सामने जाकर उस केबिन के दरवाजे को धकेला। दरवाज़ा चर्र की आवाज़ करता हुआ खुलता चला गया। केबिन किसी कर्फ्यू लगे हुए इलाके की तरह सुनसान पड़ा हुआ था। अब जाकर मेरे ख्याल यकीन में बदला था, लेकिन तभी किसी पिस्टल की ठंडी नाल मेरे बदन में सिहरन दौड़ा दी। बहुत लुका छुपी हो गई अनुज प्यारे, अब जरा संग चलो हमारे। आवाज़ ने बता दिया था कि ये आवाज़ जाफरीन की थी। तू जहाँ जहाँ चलेगी मेरा साया साथ होगा। मैंने जाफरीन की आवाज़ सुनते ही गुनगुनाया, अब बकबोली बंद कर और चुपचाप चलता रहा। ये बोलकर जाफरीन ने मुझे उस गलियारे में विपरीत दिशा में धकेला। मैं बिना किसी विरोध के उस गलियारे में बढ़ता चला गया। मैं कोई 100 कदम ही चला होऊंगा कि मैं उस बंद गलियारे के आखिरी केबिन के सामने खड़ा हो चुका था। दरवाज़ा खोलो। मेरी उस केसरिया गुलबदन की बातों से केसर की महक गायब हो गई थी। इस वक्त उसकी आवाज़ में लाल मिर्च का तीखापन भभक रहा था। आज की रात मेरे साथ इस केबिन में इलू इलू करने का इरादा है क्या? मैंने बिना मुड़े ही बोला। आज की रात इस केबिन में तेरे कब्र बनाने का इरादा है। जाफरीन अभी भी भभक रही थी। गुरु, मैंने पहले ही बोला था कि किसी दिन इन हसीनाओं के चक्कर में ही फंसोगे और मरोगे। दिल्ली की लड़कियां कम पड़ गई थी क्या तुम्हें, जो मुंबई आकर इन विष कन्याओं के चक्कर में पड़ गए? तभी अचानक मेरे कानों में जो आवाज़ पड़ी, उस आवाज़ ने मुझे उस गलियारे के सन्नाटे में भी चौंका दिया था। इस आवाज़ को मैं लाखों क्या करोड़ों में पहचान सकता था। वो रागनी थी, जो इस वक्त जाफरीन के सिर पर पिस्टल लगाए हुए खड़ी थी। जाफरीन का चेहरा इस वक्त केसर की तरह से ही पीला पड़ गया था, अपने नाम को सार्थक कर रहा था। जाफरीन के पीछे ही पारुल भी हाथों में पिस्तौल थामे हुए चौकन्नी निगाहों से अपने से विपरीत दिशा में नज़र रखे हुए थी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आपके इस खाकसार ने इस जहाज़ पर आने का खतरा क्यों मोल लिया था। अब मुझे देखकर कोई नहीं कह सकता कि रजिया फंसी गई गुंडों में। मैंने एक विजयी मुस्कान पहले जाफरीन के चेहरे पर डाली। वो अपनी खा जाने वाली नज़रों से मुझे ही घूरती अगर उसके सिर पर रागनी ने पिस्टल न लगाई होती। अब दूसरी निगाह मैंने रागनी पर डाली, जो अभी अभी मुझे अपना पुराना उपदेश देकर हटी थी। वो भी मेरी मुस्कान देखकर खिल उठी थी। तीसरी निगाह मैंने पारुल पर डाली थी। उसको इस वक्त किसी कमांडो वाली पोजीशन के लिए देखकर मुझे आज ही की नारी सब पर भारी का एहसास हो गया था। लेकिन इस वक्त एक नारी और मेरे सामने जाफरीन के रूप में खड़ी हुई थी।
कुछ समय पहले तक वो भी मुझ पर भारी थी। मैंने अब सबसे पहले काम उसके पिस्टल को अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि ये नागिन कभी भी फिर से डस सकती थी। अगले ही पल अब मैंने जाफरीन को उसी केबिन में धकेला जिसमें वो मुझे लेकर जाने वाली थी। उस केबिन में घुसते ही मुझे जिस बेड के दर्शन हुए, उस बेड पर चारों कोनों पर हथकड़ी फिट की हुई थी। इस प्रकार की हथकड़ी अधिकतर पॉर्न फिल्मों में देखने को ही मिलती या फिर अय्याश लोगों की अय्याशगाह में मिलती थी। रागिनी अब भी मेरे पीछे खड़ी होकर उस बेड को ही देख रही थी। गुरु, यहाँ तो तुम्हारी रंगरलियों का पूरा इंतज़ाम किया हुआ है मैडम ने। आज अगर मैं वक्त पर ना आती तो तुम्हारी इज्जत लुटने का पूरा अंदेशा था। रागिनी इतने संगीन माहौल में भी अपनी चकलसबाजी करने में से बाज नहीं आई थी। मेरी इज्जत बचाने के लिए शुक्रिया। अब इन मोहतरमा को इस बेड पर बांध दो और इसके मुंह पर कपड़ा ठूस दो, मैंने रागिनी को बोला। कपड़ा ठूसने से पहले इसके रिमांड लेकर ये तो पता करो कि ये चारू के साथ क्या करने वाले थे। रागिनी ने मेरी ओर देखते हुए बोला। सही कह रही हो, लेकिन पहले इसे बांध तो दो। मैंने रागिनी की बात से सहमति जताई। मेरी बात सुनते ही रागिनी ने अपनी पिस्टल को अपने खिस्से में लगाया और जाफरीन को उस बेड पर पलट दिया। जाफरीन एकाएक चिल्ला पड़ी थी, तुम में से कोई भी इस जहाज़ से जिंदा गोवा नहीं पहुंच पाएगा। जाफरीन अब छटपटाती हुई रागिनी के हाथों से छूटने की कोशिश कर रही थी। अब आपको तो आपके इस सेवक के बारे में पता ही होगा। अपन पराया धन और पराई नारी कभी नहीं छूते हैं। इसलिए रागिनी इस वक्त उस हसीन जाफरीन के हाथ और पाँव को उस बेड पर लगाई हुई हथकड़ियों में जकड़ चुकी थी। अब बताओ, मेरे भुट्टे के खत्ते की छल्ली चारू को लेकर तुम सब लोग क्या प्लान है? मैं अब बेड पर उसके पास बैठ चुका था। तुम कभी नहीं जान पाओगे और जानकर भी कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, क्योंकि अभी हमारा पूरा गैंग आता ही होगा। तुम लोगों की लाशों को समुद्र की मछलियों का अपना चारा बनेगी। जाफरीन ने अपने मंगेरू लाल के हसीन सपने एक ही सांस में बयान कर दिए थे। मैं अपने बारे में तुम्हारा प्लान नहीं पूछ रहा हूँ, बल्कि मैं चारू के बारे में पूछ रहा हूँ। इसलिए जवानी जाने मन, अब बिना रुके शुरू हो जाओ, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। मेरे पूछने का उसके ऊपर इस वक्त घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने रागिनी को अपने प्रचंड रूप में आने का इशारा किया। मेरा इशारा पाते ही रागिनी का हाथ 440 की स्पीड से घूमा और रागिनी के इस थप्पड़ की गूंज डॉक्टर डेंगू के मुंह पर पड़े थप्पड़ से भी ज़्यादा तेज थी। जाफरीन को उस बंद केबिन में भी चांद सितारे दिखाई पड़ने लग गए थे। अब बोलोगी या अब तेरी फिल्म बनाऊं? इस बार रागिनी ने उसकी जुल्फ़ों को अपने हाथों में कैद कर लिया था। चारू को गोवा ले जाकर मार डालने का प्लान है। इस बार शायद जाफरीन दूसरे थप्पड़ को याद करके ही सिहर गई थी। गोवा में ही ले जाकर क्यों मारना है? मार तो उसे तुम इस जहाज़ में भी सकती हो। मैंने वाजिब सवाल किया था। उसे हम नहीं मारेंगे, हमें उसे किसी और को सौंपना है। हमें तो इसके बदले पैसे मिलेगा। जाफरीन अब किसी रट्टू तोते की तरफ बोल रही थी। लेकिन इस मैना का मैंने अभी और भी गाना सुनना था। किसे सौंपना है? मेरा अगला सवाल इसके अलावा कुछ और हो भी नहीं सकता था। उसके बारे में कामरन जानता है। वो डील कामरन ने ही की है। उसके ये बोलते ही रागिनी के हाथों ने उसकी जुल्फ़ों को एक झटका दिया। उसका सिर बेड के सिरहाने से टकराया। उसके साथ ही रागिनी का हाथ फिर से घूमा ही था कि वो जोर से चिल्ला पड़ी, मुझे मत मारो, मुझे सच में नहीं पता। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनते ही रागिनी का चलता हुआ हाथ हवा में ही ठहर गया था और वो सवालिया निगाहों से मेरी ओर देखने लगी थी। हम दोनों के बीच में आंखों ही आंखों में इशारा हुआ। रागिनी ने अपना हाथ नीचे कर लिया। तुम्हारा खुद का इतना बड़ा बिजनेस है, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ गई कि ऐसे गिरे हुए काम करने की?
ये सवाल मेरे मन में काफ़ी देर से कोहराम मचाए हुए था। मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मैं भी गुल की तरह से ही सिर्फ दिखावे के लिए उस कंपनी में काम करती हूँ। हम दोनों ही टूर इंचार्ज होते हैं। ऐसे ही एक टूर पर हम दोनों कामरन के संपर्क में आ गए और फिर ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में उसके साथ ड्रग्स का धंधा करने लगे। अब हम लोग चाहकर भी इस धंधे से बाहर नहीं निकल सकते हैं। जाफरी ने अब एक नई कहानी सुनाई। ये सब जब से मिले थे तब से मुझे इतनी कहानियाँ सुना चुके थे कि इनकी अब किसी भी कहानी पर मुझे भरोसा नहीं था। मैं इस धंधे से तुम्हें बाहर निकाल सकता हूँ अगर तुम मेरी मदद करो। मैंने ये बोलकर संशय भरी नज़रों से उसे देखा। कैसे? जाफरीन की आंखों में मैंने एक उम्मीद की किरण को चमकते हुए देखा था। हमें बताओ कि इस वक्त चारू को कहाँ छुपाया हुआ है। हम कामरन का पूरा खेल खत्म करके ही मुंबई जाएंगे, मैंने जाफरीन से बोला। उससे क्या होगा? पुलिस के फंदे से तो मैं फिर भी नहीं बच पाऊंगी। जाफरीन ने अजीब सी नज़रों से मुझे देखा।